हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है हम आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए फिफ्थ सेम में आपका एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कुछ आपका प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन बहुत बच्चे जो है क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और लेकिन वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके इजीली मार्क्स स्कोर किया जाता है। फिर भी जो है बहुत बच्चे लोग थ्योरेटिकल पार्ट की ओर पता नहीं क्यों भागते हैं। तो उसी में जो है आपका ये वीटीयू का मॉडल पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको चेक करना है कि आपका जो है गिवन शेड्यूल जो है वो आपका सीरियलाइजेबल है कि नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन का कुछ और पार्ट था, वो आपका मतलब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में था लिखा हुआ, तो वो हम मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका बोला गया था कि चेक करने के लिए यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ कि ये आपका शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो जब भी देखिए वो प्रेसिडेंस ग्राफ अगर मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की बात कर रहा होगा कि चेक करना है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा, आपका शेड्यूल दिया हुआ होगा और शेड्यूल के अंदर आपका कुछ ऑपरेशन या फिर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा रीड और राइट के फॉर्म में। तो देखिए जैसे यहाँ पे R1 ऑफ x जैसे लिखा हुआ है, तो जैसे R1 ऑफ x जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, R का मतलब है रीड ऑपरेशन, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया इसका मतलब है इसके अंदर में जो है ये आपका क्या है, डाटा आइटम, बहुत लोग इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो यानी आपका x के ऊपर आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, और यहाँ पे जो ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो इस सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि कौन सा ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया। जैसे यहाँ पे 1 लिखा गया है तो ट्रांजेक्शन T1 के द्वारा जो है आपका ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है किस डेटा आइटम पे, x पे। इसी तरह से आपका जो है जैसे W1 ऑफ x है, तो W का मतलब आपका हो गया राइट। राइट ऑपरेशन आपका किसके ऊपर परफॉर्म किया गया है, डाटा आइटम क्या है x, और किसके द्वारा परफॉर्म किया गया है, ट्रांजेक्शन T1 के द्वारा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि आपका जो है R और W का यहाँ पे मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको जो ये आपका इस फॉर्म में, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो आपको इसको पहले टेबुलर फॉर्म में पहले इसको बनाना होगा शेड्यूल को, और उसके बाद ही आप आसानी से जो है प्रेसिडेंस ग्राफ बना पाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए जैसे आपका ये शेड्यूल आपका S1 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इसमें आप सबस्क्रिप्ट में ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट आपका कहां तक गया है, 3 गया है। इसका मतलब क्या है, आपका 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो आपका ट्रांजेक्शन T1 हो गया, T1, फिर उसके बाद T2 और T3। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो है आपका जिस ऑर्डर में मेंशन किया गया है तो उसी ऑर्डर में आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए जाना है, उसको इस टेबल में कैसे मेंशन करेंगे वो भी देखिए। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R1 ऑफ x, तो R1 ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया किसके द्वारा, ट्रांजेक्शन T1 के द्वारा। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो किस ब्लॉक में जाएगा, आपका किस कॉलम में, T1 के कॉलम में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R ऑफ x। उसके बाद देखिए सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है, R2 ऑफ z, यानी ट्रांजेक्शन T2 के द्वारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया वेरिएबल z के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R ऑफ z। तो देखिए इसके जो है आपको नीचे में ही लिखना है, पैरेलली नहीं लिखना है, तो ये भी आपको टेबल बनाते हुए ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है आपका R1 ऑफ z, तो R1 ऑफ z आपका T1 वाले में आएगा, यानी ये हो गया आपका R1 ऑफ z। उसके बाद क्या है R3 ऑफ x, तो ये हो गया आपका R3 ऑफ x। उसके बाद फिर आपका है R3 ऑफ y, तो ये हो गया आपका R3 ऑफ y। उसके बाद फिर है आपका W1 ऑफ x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा W1 ऑफ x। तो देखिए जो इंस्ट्रक्शन उस मतलब जिसके बाद लिखा गया है तो उसके थोड़ा सा नीचे ही लिखना है आपको, पैरेलली नहीं लिखना है, क्योंकि कंफ्यूजन उससे नहीं होगा। अगर आप पैरेलली लिख दीजिएगा तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, अभी हम बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो अगर आप पैरेलली लिख दीजिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शन के जो है नीचे ही थोड़ा सा लिखते जाना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरे से थोड़ा हम नीचे करके लिखे। तो ये हो गया आपका W1 ऑफ x तक हो गया था। उसके बाद है आपका W3 ऑफ y, तो ये हो गया आपका W3 ऑफ y। उसके बाद फिर आपका क्या है R2 ऑफ y, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका R2 ऑफ y। उसके बाद है आपका W2 ऑफ z, तो ये भी आपका यहाँ पे आएगा W ऑफ z। और फिर है आपका W2 ऑफ y, यानी y के ऊपर आपका ट्रांजेक्शन T2 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये आपका जो है टेबल के फॉर्म में आपको स्टेप 1 में पहले इसको बना लेना है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंस ग्राफ का एल्गोरिदम भी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम में स्टेटमेंट या फिर स्टेप्स लिखने के लिए आया एल्गोरिदम का, तो जो आप लोगों का प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, यानी शायद आप आई थिंक नवाते का जो आपका टेक्स्ट बुक आता है वही आप लोगों को प्रीफर करना है, उसी का लैंग्वेज आप लोगों को एग्जाम में भी फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करना है, ये टेबल बना लिए। उसके बाद आपका अलग अलग ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना ही आपका क्या होगा, नोड। नोड कहे तो ग्राफ में नोड का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स। तो यानी 3 ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या करना है, 3 नोड बोलिए या फिर 3 वर्टेक्स आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
तो फिलहाल इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन चेक करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि सेम डेटा आइटम, देखिए उसको हम तीन स्टेप में सोचते हैं। तो पहला स्टेप है सेम डेटा आइटम, उसके बाद फिर आपका डिफरेंट ट्रांजैक्शन और उसके बाद आपका वन ऑफ देम इज राइट। तो कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि नहीं वो चेक करने का यही तीन स्टेप होता है कि आपको जो है पहले चेक करना है कि सेम डेटा आइटम होना चाहिए और डिफरेंट ट्रांजैक्शन के द्वारा जो है सेम डेटा आइटम पे एटलीस्ट एक के द्वारा जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो कैसे हम चेक करेंगे अब हम वो देखते हैं। जैसे देखिए तीन तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे हम बोले एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट। तो देखिए आपका तीन तरह का आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहला कॉन्फ्लिक्ट है रीड राइट, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका राइट रीड और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है राइट राइट। तो यही तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन हम चेक करेंगे टेबल के थ्रू। तो देखिए सब ये कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन का बात हम कर लिए। अब हम इसको जो है टेबल में कैसे चेक करेंगे और कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे उसकी हेल्प से, तो वो देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे अब ध्यान देना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब आप देखिएगा तो T1 ने परफॉर्म किया क्या रीड ऑफ एक्स। तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला रीड ऑफ एक्स जो है अब आपको इसके नीचे देखना है, इस टेबल में नीचे की ओर, लेकिन खुद के कॉलम में नहीं बल्कि T2 और T3 वाले कॉलम में देखना है। तो इसके नीचे जो है अब आपको क्या करना है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन खोजने का कोशिश करना है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे R ऑफ X है तो अगर आपका T2 और T3 ने इसके बाद कहीं पे भी अगर जैसे यहाँ पे रीड हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए एक राइट होना चाहिए, तो हम राइट ऑफ X खोजेंगे इसके नीचे। तो देखिए T1 में नहीं खोजना है, T2 और T3 में खोजना है। तो देखिए T2 में देखिए W ऑफ X है कहीं पे नहीं है, W ऑफ X इसमें भी कहीं नहीं है। तो अब अगर नहीं है अगर कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है R ऑफ Z, यानी आपका R ऑफ Z है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा W ऑफ Z, क्योंकि रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है अभी आपको हम बताए थे। तो अब आपको W ऑफ Z ढूंढना है इसके नीचे। तो इसके नीचे ढूंढना है T2 में नहीं बल्कि T1 और T3 में। तो देखते हैं W ऑफ Z है कि नहीं। तो देखिए अगर T1 में देखें तो T1 में W ऑफ Z कहीं नहीं है, फिर इसके नीचे अगर T3 में भी देखें तो W ऑफ Z आपका कहीं नहीं है। तो ये हो गया। अब फिर से आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है रीड ऑफ Z। तो T1 ने रीड ऑफ Z परफॉर्म किया तो इसका कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा राइट ऑफ Z। तो अब आपको राइट ऑफ Z ढूंढना है इसके नीचे और किस कॉलम में T2 वाले कॉलम में और T3 वाले कॉलम में। तो देखिए W ऑफ Z, हाँ W ऑफ Z है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों आपस में क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। कैसे देखिए आपका सेम डेटा आइटम है Z और Z, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है T1 ऑफ T2, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है और वन ऑफ देम शुड बी राइट। तो एक आपका राइट है एक आपका रीड है, वन ऑफ देम राइट बोले तो एक आपका ये, यानी कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन का जो तीन क्राइटेरिया था तीनों को ये फॉलो कर रहा है, यानी ये आपका क्या है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए आपका जो है ये T1 से T2 के बीच में आपका क्या आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब आपको क्या करना है एज ड्रॉ करना है। कैसे एज ड्रॉ करना है, तो देखिए अभी हम T1 का इंस्ट्रक्शन चेक कर रहे थे तो T1 का इंस्ट्रक्शन से जो है आपका T2 में क्या मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से आपको T1 से आपको T2 की ओर एक एज ड्रॉ करना है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होगा T2, ऐसे करके आपको डायरेक्टेड एज ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्टेड एज ड्रॉ करते जाना है। अब हम इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। देखिए W ऑफ Z इसमें था नहीं तो इसलिए इसके लिए एज ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन क्या है रीड ऑफ X। तो इसके नीचे हम खोजेंगे राइट ऑफ X कहीं पे है कि नहीं। तो किसमें खोजेंगे T2 और T1 में। तो देखिए राइट ऑफ X देखिए T1 में है तो T1 में राइट ऑफ X है। तो देखिए ये रीड ऑफ X और ये राइट ऑफ X, ये देखिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन है T3 है और T1 है, वन ऑफ देम शुड बी राइट। तो एक आपका यहाँ पे राइट है और डेटा आइटम क्या है सेम है, यानी ये भी आपका क्या है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपको एक डायरेक्टेड एज बनाना होगा T3 से T1 की ओर, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो T3 से हम T1 की ओर एक एज बनाएंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर होगा T1 की ओर। अब देखिए ये वाला इंस्ट्रक्शन हम चेक कर लिए। अब ये रीड ऑफ Y इसके बाद है, अब आगे बढ़ेंगे। तो रीड ऑफ Y, अब इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा राइट ऑफ Y, वो किसमें खोजेंगे इसमें और इसके नीचे की ओर देखेंगे। तो देखिए W ऑफ Y इसमें है कहीं, देखिए यहाँ पे W ऑफ Y है T2 में है। तो ये आपका क्या होगा ये दोनों आपस में क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए आपका एक एज जाएगा कहां से कहां T3 से T2 की ओर। तो यहाँ पे आपका एक एज बनेगा T3 से जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर होगा T2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आपका क्या है W ऑफ X। तो W ऑफ X क्या है आपका राइट इंस्ट्रक्शन है, X के ऊपर परफॉर्म हो रहा है।
तो अब इसके नीचे की ओर देखेंगे कि आपका जो है पहले ही आपको राइट मिल गया है, यानी अगर आपको जो है रीड या फिर राइट कुछ भी मिल जाए एक्स के ऊपर तो वो यानी वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, राइट ऑफ एक्स जो है यहाँ पे मिल चुका है, तो इसके नीचे खोजिए अगर एक्स के ऊपर आपका रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है कि नहीं, T2 या फिर T3 के द्वारा। तो इसके नीचे एक्स वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो आप आगे बढ़ जाइए। ये देखिए ये क्या आपका W ऑफ वाई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन W ऑफ वाई है जो कि T3 ने परफॉर्म किया। तो अब आपको इसके नीचे देखना है, इसके नीचे T2 और T1 में देखना है, खुद वाले कॉलम में नहीं देखना है बल्कि बाकी जो बचा हुआ ट्रांजेक्शन है उस कॉलम में देखना है। तो देखिए ये इसने राइट परफॉर्म किया और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके नीचे जस्ट बाद रीड ऑफ वाई परफॉर्म किया गया है T2 के द्वारा। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है और ये दोनों राइट ऑफ वाई और राइट ऑफ वाई ये भी है। लेकिन अगर दो बार अगर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन आ रहा है एक के वजह से, तो दो बार आपको एज ड्रॉ नहीं करना है, एक ही बार। मतलब एक बार ऑलरेडी अगर मेंशन किया हुआ होगा तो भी आपको रुक जाना है। जैसे देखिए ये दोनों आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है और T3 ने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो T3 से T2 की ओर एज जाएगा। तो T3 से T2 की ओर ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे एक और एज बनाने का कोई मतलब है नहीं अगर आपका पहले से प्रेजेंट है तो, यानी आपको न्यू एज जो है यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो ये हो गया। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका T1 और T3 आपका मतलब कमिट यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद आपको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद जो है हम आपको क्या बोले, उस इंस्ट्रक्शन से नीचे की ओर देखना है टेबल में, और नीचे की ओर किसमें देखना है, उसके जिस ट्रांजैक्शन वाला इंस्ट्रक्शन है उसके अलावा जो दो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन ढूंढना है। तो इसके बाद जो है कोई भी ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब है T1 और T3 कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ही नहीं रहा, तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेसिडेंस ग्राफ। तो देखिए ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया। अब क्या करना है, आपको ग्राफ में साइकिल ढूंढना है। अगर आपका ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है, साइकिल मतलब ऐसे कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आप लोग समझते होंगे बेसिक से। तो देखिए अगर आपने साइकिल ढूंढ लिया तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, और अगर आपका साइकिल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है आपका साइकिल कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। अगर ये एरो अगर आपका इधर रहता तो मान सकते थे कि ये साइकिल होता, लेकिन यहाँ पे आपका साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंस नो साइकिल प्रेजेंट, तो देयरफॉर गिवन शेड्यूल, हम शॉर्ट फॉर्म में जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए CS लिख रहे हैं, तो गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो देखिए अब अगर आपका क्वेश्चन में जो है सिर्फ बोला गया होता कि आपको चेक करने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो यहाँ तक ठीक था। उसके बाद क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ रहे चाहे ना रहे, लेकिन ऐसे आपको ऑर्डर ऑफ वो भी लिख देना चाहिए, मतलब किस ऑर्डर में जो है आपका ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा। जब आप ध्यान दीजिएगा कि वो हम कैसे देखते हैं, तो देखिए आपको जो है बस एरो की ओर ध्यान देना है। तो देखिए इनवर्ट एरो सबसे पहले देखिए किस ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं है, कहने का मतलब है T3 पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो इस नोड पे कोई भी इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ आते हुए कोई भी एरो नहीं है, तो इसीलिए आपका T3 सबसे पहले परफॉर्म होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए अगर T3 से T1 की तरफ एरो गया है, इसका मतलब क्या होना, मतलब अपने समझने के लिए बता रहे हैं कि T1 जो है आपका T3 पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब पहले T3 अपना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ले, उसके बाद ही T1 और T2 परफॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि T3 से T2 की भी ओर आपका एरो एज गया है और T3 से T1 की ओर भी आपका एरो वाला एज गया है। तो इसीलिए पहले जो सीक्वेंस होगा आपका, जिस ऑर्डर में आपका ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा वो भी हम लिख देते हैं। तो पहले आपका क्या परफॉर्म होगा, T3 परफॉर्म होगा। उसके बाद देखिए T3 के बाद अब आपको सेलेक्ट करना है कि T1 और T2 में से। लेकिन देखिए T2 जो ट्रांजेक्शन है आपका वो T3 पे भी डिपेंडेंट है और T1 पे भी डिपेंडेंट है, इसीलिए जो है आपका T2 जो है वो T1 के भी बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी T3 के बाद क्या होना चाहिए, पहले T1 होना चाहिए और उसके बाद फिर आपका T2, क्योंकि T2 जो है आपका तभी एग्जीक्यूट कर सकता है जब तक कि आपका T3 और T1 ना हो जाए। तो इसी तरह से कभी कभी आपको ऑर्डर भी लिखने के लिए आ जाएगा, तो आप जो है इस तरह से ऑर्डर भी लिख दीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड आपका सेट 2 में भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी अभी हम जो है, क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी है तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो ये जो है आपका
ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9C है। यहाँ पे भी आपको जो है, यहाँ पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं लिखे हैं, तो क्वेश्चन में पहले जो है आपका ट्रांजैक्शन जो है कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था तो वो भी दिया हुआ था, लेकिन वो उतना काम का नहीं था जितना काम का आपका जो ये शेड्यूल में जो है कैसे आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपका ज्यादा काम का है। तो देखिए यहाँ पे आपका दो शेड्यूल दिया गया है, S1 और S2 भी है, तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो हम वन बाय वन जो है देखेंगे। पहले S1 के लिए चेक करेंगे, फिर हम S2 के लिए चेक करेंगे। तो हम आप लोगों को बताए थे स्टेप 1 में क्या करना है, आप लोगों को टेबल फॉर्म करना है। तो ये शेड्यूल S1 के लिए पहले हम चेक करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम S2 के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कितना ट्रांजेक्शन है, T1 होगा, T2 भी है और T3 भी है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है ट्रांजेक्शन, तो आपका जो है ये हो गया T1, उसके बाद फिर है आपका ट्रांजेक्शन T2 और आपका ट्रांजेक्शन T3। तो देखिए सबसे पहला आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है रीड ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी ट्रांजेक्शन T1 के द्वारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है एक्स वेरिएबल या फिर एक्स डाटा आइटम के ऊपर। तो पहला इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप रीड ऑफ एक्स लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, R2 ऑफ जेड। तो R2 ऑफ जेड आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, और आपका R2 है तो ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड में जाएगा, और आपका रीड ऑफ जेड ऑपरेशन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका क्या है, R1 ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा आपका R1 ऑफ जेड। उसके बाद फिर है आपका R3 ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका R3 ऑफ एक्स। उसके बाद है R3 ऑफ वाई। उसके बाद फिर है आपका W1 ऑफ एक्स। उसके बाद है आपका W3 ऑफ वाई, तो इसके नीचे आपका जाएगा, ये हो गया आपका W3 ऑफ वाई। उसके बाद फिर है आपका R2 ऑफ वाई, तो ये हो गया आपका R2 ऑफ वाई। उसके बाद फिर है आपका W2 ऑफ जेड, तो ये W2 ऑफ जेड। और उसके बाद है फिर आपका W2 ऑफ वाई। तो यही जो है आपका पहला स्टेप था। मतलब ये आपको एल्गोरिदम का स्टेप नहीं होता है, बल्कि काम को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 में जितना ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उतना नोड कहिए या फिर वर्टेक्स, उतना वर्टेक्स आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है। तो देखिए ट्रांजेक्शन T1 है, तो T1 के लिए एक वर्टेक्स होगा, उसी तरह से T2 के लिए भी होगा और T3 के लिए भी होगा। तो ये वर्टेक्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन से जो है कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है रीड ऑफ एक्स। तो रीड ऑफ एक्स है, तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट ऑफ एक्स। तो अब हम इसके नीचे टेबल में देखेंगे और हम देखेंगे कि राइट ऑफ एक्स किसी ने परफॉर्म किया है कि नहीं। वो भी खुद के कॉलम में नहीं देखना है, इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है यानी T2 और T3, तो उनके कॉलम में ढूंढना है कि आपका W ऑफ एक्स कहीं पे है कि नहीं। तो इसके नीचे देखना शुरू किए, तो W ऑफ एक्स देखिए कहीं नहीं है इसमें, और इसमें भी नहीं है। तो इसलिए अगर नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, तो आपको एज नहीं बनाना है। अब क्या कीजिए, आगे बढ़ जाइए, कहने का मतलब है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन T2 ने परफॉर्म किया, तो R ऑफ जेड, तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, W ऑफ जेड। तो W ऑफ जेड हम इसके नीचे खोजेंगे टेबल में, और वो भी किसमें, T1 और T3 कॉलम में, क्योंकि अभी करंट जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन T2 के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके नीचे हम W ऑफ जेड ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो देखिए W ऑफ जेड इसमें कहीं है, नहीं है, और इसमें भी कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका रीड ऑफ जेड। तो रीड ऑफ जेड का आपका जो है कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट ऑफ जेड। तो राइट ऑफ जेड जो है हम इसके नीचे खोजते हैं इस टेबल में, तो इसके नीचे वो भी हम इस और इस कॉलम में ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए कहीं पे W ऑफ जेड है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है रीड है और ये राइट है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट, सेम डाटा आइटम यानी जेड, और डिफरेंट ट्रांजेक्शन के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, यानी ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है, लेकिन करंटली कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, T1, यानी आपको T1 से आपको T2 की ओर क्या करना पड़ेगा, एज, एक जो है डायरेक्टेड एज ड्रॉ करना पड़ेगा T1 से T2 की तरफ। उसके बाद देखिए हम कहां तक हो गया आपका, ये आपका R ऑफ जेड यानी R1 ऑफ जेड तक आपका हो गया था। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर है, तो ये आपका क्या है, रीड ऑफ एक्स। तो इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे T2 और T1 वाले कॉलम में, कि इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, रीड ऑफ एक्स है, तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट ऑफ एक्स। तो देखिए कहीं पे राइट ऑफ एक्स है, इसमें कहीं नहीं है, लेकिन इसमें देखिए इसमें है आपका, तो ये रीड ऑफ एक्स और ये राइट ऑफ एक्स, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। लेकिन करंट एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, T3, तो T3 से डायरेक्टेड एज किसकी तरफ जाएगा, T1 की तरफ। तो ये हो गया आपका T3 से T1 की तरफ आपका डायरेक्टेड एज गया। उसके बाद देखिए यहां तक हो चुका था, ये इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा अगला क्या है, R ऑफ वाई, रीड ऑफ वाई। तो अब हम इसके नीचे देखेंगे कि कहीं पे राइट ऑफ वाई है कि नहीं। तो देखिए आपका राइट ऑफ वाई आई थिंक इसमें T2 में है। देखिए ये रीड ऑफ वाई और सबसे लास्ट वाला राइट ऑफ वाई, तो ये दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, और करंट एग्जीक्यूशन T3 कर रहा है, तो T3 से डायरेक्टेड एज जाएगा आपका T2 की ओर।
तो ये जो है आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला आपका क्या है, T1 परफॉर्म कर रहा है राइट ऑफ x, तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट ऑलरेडी एक आ चुका है, तो आपको आगे जो है x पे रीड या फिर राइट कुछ भी मिल गया तो वो आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हो जाएगा। तो इसके नीचे देखिए कहीं पे आपका x वाला है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब देखिए उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन पे आइए, तो w ऑफ y, तो ये आपका w ऑफ y है, तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, या तो रीड ऑफ y या तो राइट ऑफ y। तो अब इसके नीचे देखेंगे टेबल में, तो इसके नीचे आपका T1 में तो अब कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ आप T2 में देखिए, तो इसके नीचे W ऑफ y है, यहीं पे देखिए जस्ट इसके बाद ही रीड ऑफ y परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है और करंट एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जा रहा है, T3 के द्वारा, यानी आपको T3 से T2 की ओर एक एज ड्रॉ करना होगा। तो पहले से एक एज ड्रॉ किया हुआ है, तो इसीलिए आपको जो है दोबारा ऐसे करके एज ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो अब आगे देखिए, अब जो है अकेला सिर्फ T2 ही कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, T1 और T3 कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि अब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो जो आपका जिस ट्रांजेक्शन ने एग्जीक्यूट किया है उसके अलावा जो आपका ट्रांजेक्शन अवेलेबल है उसमें हम वो पेयर ढूंढते हैं, तो उसने अब कोई ऑपरेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो इसीलिए आपको अब चेक करना ही नहीं। तो अब ग्राफ पे आ जाएंगे, तो ग्राफ में देखिए कोई भी साइकिल प्रेजेंट है, आई थिंक पिछले क्वेश्चन जैसा ही ग्राफ बना है। तो इसमें आपका क्या है, कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो आपका साइकिल प्रेजेंट नहीं है, सिंस नो साइकिल इज प्रेजेंट, तो आपका ये क्या होगा, देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं CS। और आपका अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन पहले होगा, तो पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, खैर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। जैसे देखिए T3 की ओर कोई भी आपका एज नहीं आया है, तो T3 पहले होगा, T3 के बाद फिर आपका क्या होगा, T1 होगा, और T1 के बाद आपका क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि T2 जो है आपका वो T1 और T3 दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए T2 सबसे लास्ट में होगा, और T3 आपका इंडिपेंडेंट है तो वो सबसे पहले, और उसके बाद तो फिर जो आपका बचा क्या T1, तो वो बीच में आ जाएगा। तो ये आपका सिर्फ शेड्यूल S1 के लिए चेक किया, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो शेड्यूल S2 के लिए भी आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और वो भी बोला गया है आप लोगों को चेक करने के लिए, तो वो भी हम चेक करेंगे कि आपका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आता है कि नहीं, ऐसे ही प्रेसिडेंस ग्राफ बना के। तो देखते हैं। तो ये जो है आपका शेड्यूल S2 दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि इस ऑर्डर में आपका जो है कौन सा ट्रांजेक्शन कब रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में इसको बना लेते हैं। तो ये आपका शेड्यूल S2 है दिया हुआ, और इसमें भी आपका कितना अलग अलग ट्रांजेक्शन है, 3 ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए हम T1 T2 और T3 3 कॉलम जो है हम बना लेंगे। और उसके बाद हम जो है जिस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है उसी ऑर्डर में टेबल को फिल करेंगे, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका क्या है, R1 ऑफ x, तो R1 ऑफ x कहाँ पे आएगा, आपका T1 वाले कॉलम में आएगा, और सबसे मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया आपका रीड ऑफ x। उसके बाद आपका क्या है R2 ऑफ z, तो R2 ऑफ z आपका T2 वाले कॉलम में आएगा। फिर R3 ऑफ x, तो ये हो गया आपका R3 ऑफ x। उसके बाद है आपका R1 ऑफ z, तो ये हो गया आपका R1 ऑफ z। उसके बाद फिर है आपका R2 ऑफ y, तो ये हो गया आपका R2 ऑफ y। उसके बाद फिर है आपका R3 ऑफ y, तो आपका ट्रांजेक्शन T3 वाले में R3 ऑफ y आएगा। उसके बाद क्या है W1 ऑफ x, तो ये हो गया आपका W1 ऑफ x। उसके बाद फिर क्या है W2 ऑफ z, तो ये हो गया आपका W2 ऑफ z। उसके बाद फिर आपका क्या है W3 ऑफ y, तो ये हो गया आपका W3 ऑफ y। और उसके बाद फिर आपका क्या है W2 ऑफ y, तो ये सबसे लास्ट में, ये वाला आपको यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन ये वाला W2 ऑफ y ये जो है आपका सबसे लास्ट में। तो ये हम टेबल के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जितना भी ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है उतना आप लोगों को नोड या फिर वर्टेक्स बना लेना है। यानी आप लोगों का जो है 3 ट्रांजेक्शन था, तो 3 नोड ड्रॉ करना है सबसे पहले आप लोगों को, तो T2 T1 और T3, तो 3 नोड जो हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होगा जिन भी ट्रांजेक्शन के बीच, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टेड एज ड्रॉ करते हैं और फिर साइकिल ढूंढते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम। तो ये हो गया आपका रीड ऑफ x, तो इसके नीचे हम देखेंगे टेबल में, और इसके नीचे और कौन से कॉलम में देखेंगे, T2 और T3 में। खुद वाले में नहीं चेक करना है, बल्कि दूसरे अलग अलग ट्रांजेक्शन में चेक करना है। तो देखिए ये रीड ऑफ x है, इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट ऑफ x। तो देखते हैं कहीं पे W ऑफ x है कि नहीं, कहीं पे नहीं आया, इसमें भी कहीं नहीं आया, तो आगे बढ़ जाइए। अब क्या है ये R ऑफ z, तो अब इसके नीचे देखते हैं कहीं पे इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर यानी W ऑफ z है कि नहीं। तो इसमें देखिए W ऑफ z कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, R ऑफ रीड ऑफ x, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर W ऑफ x ढूंढते हैं। तो इसके नीचे देखते हैं W ऑफ x कहीं है, नहीं है, इसमें यहाँ पे है, देखिए
ये दोनों आपका आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, क्योंकि ये रीड है और ये राइट है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट, सेम डाटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन। अब देखिए करंट एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, T3, तो T3 से एक डायरेक्टेड एज किसकी तरफ जाएगा, T1 की ओर। तो T3 से T1 की ओर आपका एक डायरेक्टेड एज चला गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां तक आपका हो चुका था, अब आगे बढ़ जाइए। इसके बाद क्या है आपका R1 ऑफ Z, तो इसके नीचे कहीं पे इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर खोजिए W ऑफ Z। तो देखिए यहाँ पे आपका W ऑफ Z है, इसमें तो नहीं है, इस वाले में है। तो अब जो है ये दोनों आपका आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो अब जो है आपका एज हम कहां से कहां बनाएंगे, T1 से T2 की ओर। तो ये हो गया आपका T1 से T2 की तरफ आपका एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर बना, तो हम एज बना दिए। तो यहां तक आपका हो चुका था। इसके बाद आपका क्या है, रीड ऑफ Y, तो इसके नीचे आपको इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर W ऑफ Y ढूंढना है। तो W ऑफ Y देखिए इसमें तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए, इसके नीचे और इसमें चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका W ऑफ Y है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो आपको T2 से T3 की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज बनाना पड़ेगा। तो हम बना देते हैं T2 से T3 की तरफ। तो यहां तक हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका था। अब हम उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो इसके बाद आपका क्या था, R3 ऑफ Y, तो इसके नीचे कहीं पे देखिए W3 ऑफ Y है कि नहीं, तो देखिए सॉरी W3 ऑफ Y नहीं, सिर्फ W ऑफ Y ढूंढिए। तो W ऑफ Y देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए W ऑफ Y है। तो आपका ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो T3 से T2 की ओर क्या करेंगे, एज ड्रॉ करेंगे। तो T3 से T2 की ओर हमने क्या किया, एज ड्रॉ कर दिया। तो यहीं पे आपको पता चल चुका कि आपको साइकिल मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका हो चुका था। तो इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन क्या है, W1 ऑफ X। तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, आइदर रीड ऑफ X या फिर राइट ऑफ X। तो इसके नीचे कहीं पे भी देखिए रीड ऑफ X या फिर राइट ऑफ X है, कहीं नहीं है। तो आगे बढ़िए, फिर देखिए ये है आपका W ऑफ Z। तो इसके नीचे देखिए कहीं पे भी आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो इधर तो देखना ही नहीं है, क्योंकि इधर तो आपका खत्म हो चुका है। तो सिर्फ आपका इसमें चेक करना है। तो इसमें आपका Z वेरिएबल के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आगे बढ़िए। तो इसके बाद क्या है, W3 ऑफ Y। तो इसके नीचे देखना है। तो इसके नीचे सिर्फ आपका एक ही इंस्ट्रक्शन बचा है, वो आपका क्या है, W2 ऑफ Y। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो अगेन आपको T3 से T2 की ओर क्या करना पड़ेगा, एक एज ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोबारा ड्रॉ करने का जरूरत है नहीं। और सबसे लास्ट क्या है, W ऑफ Y। तो लास्ट वाले के लिए उसके नीचे तो कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपका दो दो साइकिल प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। एक तो आपका T1 से T2, फिर T3, फिर T1। ये एक भी एटलीस्ट एक साइकिल भी मिल गया तो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो ये एक साइकिल हो गया। और एक साइकिल आपको जो है यहाँ पे भी दिख रहा होगा, T2 से T3 अगेन T2 की ओर। तो ये वाला भी साइकिल है। तो सिंस साइकिल इज प्रेजेंट, तो देयरफॉर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो देखिए आपको जहां पे भी प्रेसिडेंस ग्राफ बना के बोला जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही, आई होप ये बहुत ही सिंपल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये कम से कम 6 से 10 मार्क्स का आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स था, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 अलग अलग शेड्यूल दिया हुआ था। और पिछला क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के लिए था। तो इसीलिए आपको कोई भी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक खास करके स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगता है। और न्यूमेरिकल में देखिए दो ही केस हो सकता है, या तो आप पूरा सही कीजिएगा या पूरा गलत। और गलत होने का चांस इसलिए भी कम है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, तो गलती होगा नहीं। और अगर आपने पूरा का पूरा सही किया है, तो जैसे अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो पूरा सही होने पे 6 में 6 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट वाले पे जाइएगा, तो कितना भी आप अच्छा लिखिएगा नीट एंड क्लीन, फिर भी वहां पे क्या होता है, कभी कभी मार्क्स कट हो सकता है आपका। तो इसीलिए आई होप जो है आप लोग ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।